नमस्कार, स्वागत है आपका पद्मेश 24/7 में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला सहकारी बैंक शाखा लालबर्रा के सामने किसानों ने बैलगाड़ी से किया चक्का जाम। लिखित आश्वासन मिलने पर बंद किया धरना प्रदर्शन। कलेक्टर के निर्देश पर लालबर्रा में हटाए गए अतिक्रमण। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की हुई मौत। मलाजखंड के जत्ता का मामला। व्यापम द्वारा आयोजित वर्ग 1 जीव विज्ञान के पेपर में 85% परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण। परीक्षार्थियों में आक्रोश। जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। नाबालिग लड़की के अपहरण और दुराचार के मामले में एक आरोपी को सजा। एक बड़ी ठाकुरटोला गढ़ी का मामला। और पुलिस अधिकारियों के हुए तबादले। जिले के 4 पुलिस अधिकारी हुए स्थानांतरित। और अब समाचार विस्तार से। जिला सहकारी बैंक मर्यादित शाखा लालबर्रा के सामने परिसर में अपनी मांगों को लेकर विगत 6 फरवरी से किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जहां 3 दिन बीत जाने के बाद भी अधिकारियों के द्वारा किसी प्रकार से उनकी मांगों का निराकरण नहीं करने पर किसानों ने आक्रोशित होकर चौथे दिन 9 फरवरी दोपहर 2 बजे से धरना स्थल के सामने राज्य मार्ग में बैलगाड़ी से चक्का जाम कर अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। आप सभी किसान भाइयों से मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है कि ये धरना शांतिपूर्वक रहेगा। आप लोग ऐसे आ जाइए, पेमेंट डालो या जेल में डालो। ये जो धरना दिया गया है ये पैसों के लिए दिया गया है और हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। 8 महीने से हमारा अधिकार इस वर्ष शासन की धान खरीदी व्यवस्था सुचारू न होने के कारण किसान खामियाजा भुगत रहा है। शासन प्रशासन ध्यान दे रहे। 1 सप्ताह के भीतर सारे किसानों के खाते में राशि जमा कर। हमारे बीच में टीआई साहब भी पहुंचे हुए हैं। मैं डीएम साहब से भोपाल द्वारा तहसीलदार महोदय लालबर्रा जिला बालाघाट विषय वर्ष 2018-19 में नवंबर 2018 से सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से खरीदी गई किसानों की धान की राशि का अविलंब भुगतान करने बाबत किसानों द्वारा किए जाने वाले धरना प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर पहुंचे जिला विपणन अधिकारी अर्पित तिवारी, जिला आपूर्ति खाद्य अधिकारी एस चौधरी व जिला तहसील नितिन कुमार चौधरी के द्वारा किसानों को समझाइश दी गई, लेकिन किसान 7 दिवस के भीतर उनके द्वारा बेची गई धान की राशि का भुगतान किए जाने की मांग को लेकर अड़े रहे। जहां जिला विपणन अधिकारी अर्पित तिवारी के द्वारा 7 दिनों में राशि का भुगतान किए जाने का लिखित आश्वासन दिया गया, जिसके पश्चात दोपहर 3 बजे किसानों ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त किया। इस दौरान 1 घंटे तक मार्ग अवरुद्ध रहा। उच्च अधिकारियों द्वारा मान ली गई है और 7 दिनों में इसका तत्काल भुगतान किया जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान साथीगण आज 7 दिन के लिए ये अपनी हड़ताल को स्थगित करती है और इसी क्रम में अगर बात को नहीं मानी गई, नहीं सुनी गई तो आगामी 7 दिन बाद फिर जिला स्तरीय हड़ताल कर शासन और प्रशासन को अवगत कराया जाएगा। आपका परिचय? अज्जू गौतम, टेंगनी कला से। ये जो कार्यक्रम आज धरना प्रदर्शन हुआ, ये राजनीतिक कार्यक्रम था या? नहीं सर, राजनीतिक कार्यक्रम है। यहाँ सभी दलों के लोग सारे कर सकते हैं। क्या मतलब किस मोड़ पर पहुंची आपकी लड़ाई? हमारी इस मोड़ पर पहुंची। हम 4 दिन से धरना दे रहे हैं, कल तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचे थे। आज हमने चक्का जाम के जब उनको बोला तो कल शाम से अधिकारियों को फ़ोन आना चालू हो गया और आज सारे अधिकारी पहुंचे
जिनने फ़ोन पे ही आश्वासन दिया कि हम 2 दिन में पेमेंट डाल रहे हैं, हम बाहर हैं लेकिन हम आते हैं। क्या समस्या आ रही है, भुगतान क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या बताया? ऐसा है कि उनका तो ये कहना है कि परिवहन नहीं हो पा रहा है, परिवहन का टेंडर नहीं हुआ कहना है। बोले हमें क्या मतलब परिवहन से, हमें तो पर्ची मिल गई 7 दिन के अंदर भुगतान करने का भी है उसमें। जब 7 दिन के अंदर भुगतान नहीं हो पा रहा है, आज महीना 2 महीना हो गया, तो हमें ये कदम उठाना पड़ा। क्या कहे अधिकारियों ने? अधिकारियों ने बोले लिख करके दिए हैं कि 7 दिन के अंदर में हम परिवहन कर और आपका पेमेंट नहीं, परिवहन का कोई लफड़ा। सर, किस समस्या को लेकर आप लाए? बेसिकली यहाँ समस्या किसानों की थी, किसानों के पेमेंट के संबंध में। क्या किया जा रहा था किसानों के द्वारा? किसानों के द्वारा मांगा जाता है, उनका कई पेमेंट उनको मिल नहीं पा रहा समय। नहीं, यहाँ क्या किया किसानों ने? किसानों ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया, चक्का जाम करने की भी कोशिश की। चक्का जाम हुआ नहीं? बैठे रोड पे तो बैठे हैं, तो ट्रैफिक चालू ही बंद है अभी? ट्रैफिक तो चालू हो गया। अभी करवाया आपने, क्या आश्वासन दिया है सर आपने? आश्वासन दिया है कि जो निर्धारित समय सीमा चाह रहे थे किसान 7 दिवस में, उसके अंदर उनका पूरा भुगतान करने का पूरा प्रयास कर दिया जाएगा। किन कारणों से भुगतान नहीं हो पाया सर अभी तक? भुगतान की एक नीति बनी हुई है, एक प्रक्रिया बनी हुई है, उस प्रक्रिया के तहत पेमेंट आता है। वो नीति के लिए क्या है, जैसे अपना पूरी एक प्रोसेस बनी है, उस प्रोसेस में कुछ बदलाव के लिए कलेक्टर साहब को भोपाल गए हैं, उसमें प्रयास हम लोग कर रहे हैं जो किसानों को। नहीं, अभी क्या मतलब मुख्य अड़ंगा क्या आ रहा था, भुगतान क्यों नहीं हो पा रहा था किसानों? सॉफ्टवेयर की तकनीकी समस्या थी, जिसके कारण 7-8 दिन से उनको पेमेंट नहीं मिला था। सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम। सॉफ्टवेयर सर, क्या स्थिति है अभी मार्केटिंग कार्यालय के बाहर? कार्यालय के बाहर सब किसान लोग के उनके धरना दिए, आज चक्का जाम करिए। उनका कहना है कि हमारा पैसा तो हमने नवंबर से किसी ने दिया है, किसी दिसंबर जनवरी वाला, अभी तक के पैसा उनका नहीं आया, जबकि पहले 1 सप्ताह के अंदर पैसा आने का था। और कई लोग किसानों ने अभी धरना समाप्त हो गया चल धरना क्या है कि तहसीलदार साहब है, DMO साहब है, उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह के अंदर हम पैसा डाल देंगे, हम माल उठा लेंगे जी, अगर क्या आश्वासन दिया है। पॉसिबल लग रहा है क्या सर आपको? पॉसिबल तो नहीं लग रहा है। जिला कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर लालबर्रा मुख्यालय से होकर गुजरे राज्य मार्ग के आसपास मौजूद अतिक्रमण को हटाने के लिए 9 फरवरी को सुबह 9 बजे से राजस्व अमले के द्वारा अतिक्रमण मुहिम प्रारंभ की गई। इस दौरान राज्य मार्ग में बस स्टैंड से लेकर सेंट्रल बैंक तक JCB मशीन से अतिक्रमण की जद में आ रहे पक्के चबूतरों व टीन शेड को तोड़ा गया। इस कार्रवाई के दौरान तहसीलदार नितिन कुमार चौधरी, राजस्व निरीक्षक पटवारियों, कोटवार सहित पुलिस बल मौजूद रहा। उसको बुलवाओ तो यार, पटवारी तो रहा ही तो मेरे सामने बैठ जाएंगे सामने, जब कलेक्टर आएगा जब तोड़ होगी। अभी तो 100 साल हो गए। गाड़ी घोड़े रखते हैं, पुलिस प्रशासन अच्छा रहे तो अच्छा, ये गाड़ी घोड़े ना रहे जितना सही करोड़ नहीं। तो क्या देखने में क्या आता है? देखने में क्या आता है, ये सब रोड जाम हो जाता है, रोड जाम हो जाता, पुलिस वाले आते नहीं, कोई हटाता ही नहीं। हटाए वो कहें कि इनका हटाओ और ले जाके चालन करो गाड़ियों को। किसी की बसें आ जाकर खड़ी रहेंगी, 4 4 व्हीलर आती, 2 व्हीलर आते, इससे रोड जाम हो जाता है। गाड़ी प्राइवेट आते हैं, गाड़ी को रोड पे खड़ी रख देते हैं, हम हटाओ तो हटते नहीं। ये आपका परिचय? साकिर खान, बस एजेंट लालबर्रा। जो आज कार्रवाई हुई अतिक्रमण की, क्या देखा आपने, कैसी है? यहाँ पर क्लियर जो नाप होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जैसे कि लाइन से टूटना चाहिए था वो लाइन से नहीं टूटा, किसी का कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो निवेदन है प्रशासन से कि नियम से हो, और भेदभाव किया जा रहा है अतिक्रमण हटाने में। हाँ, नियम से होना चाहिए। दूसरा मसला जो है कि बस स्टैंड का जो है
वहाँ कब होगा? बस स्टैंड में जगह नहीं हो रही, बसों को यहाँ मत लगाओ, वहाँ मत लगाओ, तो इसका कौन बोलने वाला है? जैसे आज मतलब अतिक्रमण 12-1 बजे तक उनका चला हटाने का, अभी क्या स्थिति आता है तब ठीक हो गया क्या? नहीं तो जाम लग ही रहा है। हमारा प्रशासन शासन से जाम है, यानी मांग है कि एक आध 2 जन की ड्यूटी लगाया जाए जिसमें जाम होता है उसको आगे पीछे करने का। पक्का अतिक्रमण टूटा है, ऐसे क्या हुआ है? नहीं, पक्का नहीं टूटा है, 3 सेट ही अलग हुआ है, बस हो गया। आज यहाँ सुबह अतिक्रमण की कार्यवाही की गई, जो मतलब रोड के किनारे जिन्होंने। कौन से मार्ग का अतिक्रमण हटा है, राज्य मार्ग का या नेशनल हाईवे का? राज्य मार्ग का। भी नेशनल हाईवे भी सैंक्शन मतलब प्रक्रिया में है, जैसे ही वो आ जाएगा तो उसके लिए भी पूरा राजपत्रों में तो 1 साल पहले ही सैंक्शन हो गया है। हाँ, तो अभी उसका वो नहीं, DPR नहीं आया है डिटेल प्रोजेक्ट। तो क्या इस संबंध में उच्चाधिकारियों से कुछ चर्चा हुई आपकी कि नेशनल हाईवे कितना बनने वाला है? अभी तो जो हमारी शासकीय अभिलेखों में जितनी सड़क है उतना कितनी है सर? अभी इनक्रोचमेंट बताया है। अभी कितनी सड़क जा रही है? अभी 80 कड़ी सड़क। कितना फीट होता है सर? 80 कड़ी लगभग 52 फीट अपना, मतलब 65 फीट होता है शोल्डर मिला के, तो अपना 52 फीट अपन ने अभी। जैसा व्यापारी लोग कह रहे हैं कि भाई अब ये जो आज कार्रवाई हुई है आपकी 26 फीट नाप के आपने हटवाया है, तो अब ये फाइनल है, इसके बाद ये मान लें कि जो भूमि शेष बची वो सब स्थानीय लोगों की भूमि है? नहीं, ऐसा नहीं है। 26 फीट के बाद जो शासकीय भूमि है उससे भी हटाया गया है, क्योंकि वो 26 फीट के बाद पार्किंग के लिए गाड़ी वाहन खड़ी करना है, तो उसके लिए वो जगह है, तो उससे भी जहाँ जहाँ हम हटवा सकते थे वो हटवाया गया है। तो अब मतलब आज जो कार्रवाई हुई है, ये जो भी कार्रवाई आज और होगी नहीं, ये लगातार मतलब इस तरह मतलब फेस टू फेस चलती रहेगी, क्योंकि अतिक्रमण जैसे दिन में या शाम के समय नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि ये पीक आवर पीरियड होता है। तो इस समय टोटल कितना फीट हटाया जा रहा है सर? अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के विशेष न्यायाधीश राजाराम भारती की अदालत ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने के आरोप में आरोपी रामेश्वर विश्वकर्मा ठाकुर टोला गढ़ी निवासी को 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं विद्वान अदालत ने इसी मामले में एक अन्य आरोपी धर्मेंद्र यादव को आरोप साबित नहीं होने पर दोष मुक्त कर दिया है। गढ़ी थाना अंतर्गत ग्राम ठाकुर टोला निवासी दोनों आरोपी के खिलाफ आदिवासी नाबालिग लड़की का अपहरण और दुराचार करने का आरोप था। व्यापम द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 1 हाल ही में संपन्न कराई गई, जिसमें जीव विज्ञान के पेपर में अधिकांश छात्र छात्राओं को असफलता हाथ लगी है। करीब 85% छात्रों को अनुत्तीर्ण होना बताया गया है, जिसको लेकर परीक्षार्थियों में आक्रोश व्याप्त है। 1 दर्जन से अधिक परीक्षार्थी आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम को ज्ञापन सौंपकर उस पेपर को निरस्त कर उसकी परीक्षा पुनः कराने और पासिंग प्रतिशत कम कर 40% किए जाने की मांग की है। हमको करना था एग्जाम क्यों लेना था, जब फेल ही हमको करना था एग्जाम क्यों लेना था, जब फेल ही हमको करना था एग्जाम क्यों लेना था, जब फेल ही हमको करना था एग्जाम क्यों लेना था। पीईबी हाय हाय, पीईबी हाय हाय, पीईबी हाय हाय, जब फेल ही हमको करना था एग्जाम ही क्यों लेना था। सही तरीके सर। इस संदर्भ में परीक्षार्थियों ने बताया कि वर्ग 1 में जीव विज्ञान का पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया था, जिसके कारण अधिकांश परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। आपको बता दें कि इस परीक्षा में स्कूलों में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षक और कॉलेजों में पढ़ाने वाले अतिथि विद्वान शामिल हुए थे। जब शिक्षकों को परीक्षा के सवाल समझ में नहीं आए तो छात्रों को प्रश्न समझ में आना तो दूर की बात है। मेरा नाम विद्या बोगचे है। क्या करते हो? मैं MSc मेरा है और फिलहाल मैंने वर्ग 1 बायोलॉजी से पेपर दिया है व्यापम में। अच्छा, क्या हुआ था बताइए। सर, हमारे साथ ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमने जो बायोलॉजी के लिए 3 महीने से पिछले तैयारी की, कोचिंग की, घंटों घंटों तक मेहनत की, लेकिन उसके बावजूद पेपर इतना टफेस्ट था कि बिल्कुल समझ से परे था। क्वेश्चन को पढ़ करके ही ये समझ में नहीं आया कि प्रश्न कहना क्या चाहता है, और उतने प्रश्न को समझ करके करने के लिए जो वक्त चाहिए था, वो वक्त तो जो लिमिटेशन है 2.5 घंटे की, वो तो रहती ही है, लेकिन उतने कम समय में उसको कवर कर पाना शायद सभी परीक्षार्थियों के लिए असंभव था। कौन सी एग्जाम दी और कब दिया थी आपको? मैं बायोलॉजी से वर्ग 1 के एग्ज़ाम दी हूँ। अभी 3 फरवरी 2019 को रविवार के दिन हम लोग का पेपर था।
कहाँ था पेपर? बालाघाट स्वामी विवेकानंद IIT कॉलेज में मेरा पेपर था और बाकी सभी विद्यार्थी थे जो अलग अलग। अब क्या रिजल्ट हुआ ये बताएं। हम ये चाहते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी परीक्षार्थी बैठे थे किसी का भी संतोषजनक रिजल्ट नहीं है। 10 से 15% भी स्टूडेंट ऐसे नहीं जो क्वालिफाइंग हो पाए हैं। हम इतनी तो योग्यता रखते हैं कि यदि फर्स्ट क्लास MSc क्वालिफाइड कर सकते हैं। मैं गेस्ट में भी हूँ और ज़रूरी नहीं कि मैं गेस्ट वालों के लिए कह रही हूँ, सभी के लिए ये बात है कि जब हम बच्चों को पढ़ाने की क्षमता रखते हैं तो इतनी तो योग्यता रखते हैं कि हम क्वालिफाइड हो सके। प्रश्नों का स्तर इतना हाई था कि उसको समझ पाना मुश्किल था। मेरे अलावा भी हम ये चाहते हैं कि परीक्षा या तो निरस्त की जाए या फिर अगर लेवल इतना ज़्यादा था तो जो पात्रता रखी गई है पास होने की 50% उसको घटा करके 40% किया जाए। सर, मेरा नाम देवेश बिसेन है। मैं वर्ग 1 बायोलॉजी सब्जेक्ट का स्टूडेंट। मैंने 3 तारीख को एग्ज़ाम दिया मैंने वर्ग 1 की, जो बहुत ही यानी हाई था उसका पेपर बोलना चाहिए, और यानी आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन दिए गए थे और उसे हमने बहुत कोशिश की अच्छा करने का, लेकिन हमने उसको अच्छा कर पाने की कोशिश करने के बावजूद भी हम नाकामयाब रहे। और बोलना चाहिए ये जो पेपर आ रहे हैं ये बहुत यानी अलग ही आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, ये यहाँ MP के पेपर है ही नहीं है। और बोलना चाहिए हम लोग जो है जितनी मेहनत कर रहे हैं रात दिन होके एक करके, वो मेहनत हमारे को आज वो पूरा बिल्कुल रिज़ल्ट सही नहीं मिला, तो हमें बहुत दुख हो रहा है कि हमें ऐसा रिज़ल्ट यानी इतनी मेहनत करने के बाद में भी हमें नाकामयाबी मिली। नाम करिश्मा नागेश्वर है। मैंने लास्ट टाइम अभी 3 तारीख को बायोलॉजी का पेपर हुआ था वर्ग 1 का, तो हम सब जितने भी विद्यार्थी हैं सब बैठे थे एग्ज़ाम में। सर क्वेश्चन इतना हाई लेवल का था कि क्वेश्चन को समझ पाना बिल्कुल हमारे बस का तो बिल्कुल नहीं था। इवन जो गेस्ट फैकल्टी या जो अतिथि शिक्षक या फिर कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं टीचर, उन लोगों के समझ में नहीं आ रहा था। तो हम तो उनके स्टूडेंट हैं तो हमें तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। किसके द्वारा पेपर निकाला गया? सर ये PEB के द्वारा पेपर निकाला गया है। अब वो पेपर कहाँ से मंगवाते हैं इसकी हमें कोई जानकारी नहीं। पहली बार इनने इतना कठिन पेपर निकाला? हाँ सर, पहली बार इतना कठिन पेपर, इतना स्तर तो नेट के एग्जाम का भी नहीं था। हमने नेट भी स्लेट भी क्वालिफाई किया है, तो क्या हम PEB के वर्ग 1 का एग्जाम कैसे नहीं निकाल सकते? कहीं शिकायत आपने किया क्या? सर अभी तो आज हम पहली बार अपना यहाँ आए हैं। आंदोलन करेंगे इसके खिलाफ? हाँ सर, बिल्कुल करेंगे। वहीं इस संदर्भ में ADM श्री मरकाम ने कहा कि इस विषय पर निर्णय व्यापम स्तर पर लिया जाएगा। प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड में परीक्षा जो हो रही है तो कुछ बच्चे आए हुए हैं 10-15 जने। उनका कहना है कि हमारा जो पेपर हुआ था 3 तारीख को बायोलॉजी ग्रुप का, साइंस ग्रुप का, वो थोड़ा जटिल था और जो हमारा जो समय निर्धारित था उससे जो सिलेबस है वो सिलेबस के बाहर भी प्रश्न आए थे और निर्धारित समय में हम उतने को सॉल्व नहीं कर सकते थे। और हमको लगता है कि हमारा जो सिलेबस है वो अन्य स्टेट के सिलेबस से ही क्वेश्चन पेपर आया था। तो हमारी मांग है कि इसको निरस्त करके उसका दूसरा किया जाए या जो भी इस निर्णय लेना है ले, क्योंकि सभी बच्चे उसमें अनुत्तीर्ण हो गए हैं, क्वालिफाइड नहीं हो पाए हैं। तो इसको व्यापम, चूँकि आज अवकाश है तो व्यापम से बात करके इसको भेजेंगे और निर्णय व्यापम स्तर पर होगा। सर पूरे मध्य प्रदेश में 90% स्टूडेंट ऐसे जो अनक्वालिफाइड हैं। हाँ, तो इसीलिए व्यापम को भेजेंगे और कमेटी बनी हुई है व्यापम का और उसकी पुनः जांच होगी कि प्रश्न कैसे आए थे, हमारा सिलेबस क्या है। तो निर्णय भोपाल से ही होना है, तो हम तत्काल इसको भेज देंगे। सर व्यापम कमेटी इनको करेगी, डिसाइड करेगी। अधिवक्ता संघ द्वारा लंबे समय से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की जा रही है। मांग पूरी न होने के कारण अधिवक्ताओं ने फिर हड़ताल का मन बनाया है। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन नई दिल्ली और राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर के आह्वान पर 12 फरवरी 2019 को ऑल इंडिया स्ट्राइक का आयोजन किया गया है। इसके संदर्भ में चर्चा करने पर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रवेश मलेवार ने बताया कि 12 फरवरी को सभी अधिवक्ता कार्य से विरत रहेंगे। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट सहित बहुत सी मांगे हैं जिसको लेकर हड़ताल की जा रही है। अधिवक्ता शांतिपूर्ण तरीके से न्यायालयीन कार्य से विरत रहेंगे, साथ ही
ज्ञापन जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सौंपेंगे। 12 तारीख को आप लोग की हड़ताल है, पूरे अधिवक्ता वगैरह का अपने कार्य से विरत रहेंगे। क्या वजह से हड़ताल करनी पड़ रही है और किसके मार्गदर्शन में हो रही है? ऑल इंडिया बार एसोसिएशन नई दिल्ली और राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर के आह्वान पर दिनांक 12 फरवरी 2019 को मतलब ऑल इंडिया स्ट्राइक है सभी वकीलों की और सभी अधिवक्ता कार्य से विरत रहेंगे और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट और अन्य मांगों को लेकर यहाँ पे कार्य से विरत रहेंगे। अच्छा, कितनी मांगे शामिल होगी? बहुत सारी मांगे हैं जिसमें आपको ज्ञापन के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। सर, ये देखा है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन की तो काफ़ी लंबित मांगे हैं, अब तक पूरा क्यों नहीं हो पाया, क्या वजह लगती है आपको? अभी चुनाव जाने के कारण अभी तक कांग्रेस आ गई है तो हो सकता है यहाँ पे लागू हो जाए। बाकी बहुत सारे मसले हल हो गए उसमें और जल्द से जल्द ये भी लागू हो जाएगा। तो क्या प्रभावित होगा 12 तारीख को जैसे हड़ताल अगर? 12 तारीख को शांतिपूर्ण तरीके से न्यायालयीन कार्य से विरत रहेंगे, केवल न्यायालयीन कार्य नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से होगा। तो क्या ज्ञापन भी देना है? ज्ञापन हम माननीय जिला सत्र न्यायाधीश महोदय बालाघाट को सौंपेंगे। हीरापुर के वार्ड नंबर 17 में ग्रामीण बौद्ध विहार हीरापुर द्वारा माता रमाई अंबेडकर की जयंती मनाई गई, जहां माता रमाई के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उनके दिए गए योगदान को याद किया गया। साथ ही बुद्ध वंदना कर बौद्ध अनुयायियों द्वारा सामूहिक रूप से पंचशील धारण कर कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और माता रमाई की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की बात कही गई। आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर नागपुर से पधारे शहरों डाड श्रीमती पुष्पा मेश्राम, अविनाश मेश्राम, ग्रामीण बौद्ध विहार हीरापुर अध्यक्ष सुंदरलाल उइके, महिला अध्यक्ष श्रीमती उषा मेश्राम, सचिव श्रीमती संगीता बागड़े, ग्रामीण बौद्ध विहार भरवेली के अध्यक्ष मनोज रामटेके सहित बड़ी संख्या में बौद्ध अनुयायी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। हम यदि बुद्धा के आंदोलन पर आते हैं तो नागवंशियों का जो आंदोलन था बुद्धा के सामने और जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस तरह से उन्होंने जो वर्ण व्यवस्था बनाई थी तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों को अधिकार दिया गया था और शूद्रों को अधिकार वंचित रखा था। तो शूद्र कौन थे? तो ये जो हारे हुए पराजित लोग थे, इस देश के मूल निवासी लोग, इनको शूद्र कहा गया था। और बुद्धा ने वही चरताचारी के बहुजन भिक्खवे किया हो, क्योंकि जो व्यवस्था बुद्धा ने समझा था इस देश के अंदर की चातुर्वर्ण व्यवस्था क्या है। प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक फरमान मौखिक तौर पर जारी किया है, जिसके चलते छिंदवाड़ा में वरिष्ठ अधिकारी जो बालाघाट के निवासी हैं उन्हें हटाया जा रहा है। ऐसे प्रतीत होता है कि उन्हें इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि वे पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन के इशारे पर कार्य करते हैं। ये बातें विधायक गौरीशंकर बिसेन ने शनिवार को नगर के सर्किट हाउस में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कही। छिंदवाड़ा में बालाघाट के जो पोस्टेड लोग थे उनको रखना नहीं चाह रहे, नहीं रख रहे। इसके पीछे की वजह क्या है, क्या मानते हैं? उनको लगता है कि गौरीशंकर के इशारे पे काम करते हो। लगभग कितने कर्मी हैं वहाँ पर? मेरे पास एक गणना के जो चीफ अधिकारी हैं, जितने प्रमुख अधिकारी थे उनके अनेकों के ट्रांसफर उन्होंने कर दिया। डीडीए भगत को हटा दिया, महिला बाल विकास अधिकारी हटा दिया। मैं पूरी सूची दे दूंगा आज तक कितनों को हटा दिया और उन्होंने सार्वजनिक कहा है कि एक भी अधिकारी बालाघाट का छिंदवाड़ा में नहीं रहेगा। तो कमलनाथ बताएंगे। लेकिन आप मानते अघोषित रूप से उन्होंने फतवा जारी किया है? मैं चाहता हूँ उनका फतवा क्यों जारी किया वही बताएं। मैं तो मानता हूँ कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की अक्षमता है। तबादले की सरकार बालाघाट विश्वास नहीं है, बालाघाट के लोगों पर। बालाघाट की जनता पे विश्वास नहीं, बालाघाट की जनता ने उन पे कभी विश्वास नहीं किया, क्योंकि उन्होंने हर बार गोद लेने की बात की और हमारे हर कामों को उन्होंने अपने यहाँ ले गए। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री बिसेन ने कहा कि कांग्रेस ऋण माफी के नाम पर छलावा कर रही है। कांग्रेस के शासनकाल में किसान ही नहीं बल्कि 7.5 करोड़ की जनता दर-दर भटक रही है। इस सरकार में राज्य की 7.25-7.5 करोड़ जनता दर-दर घूम रही है। किसान के तो क्या हाल है। ऋण माफी की बात की, 3 रंग के फॉर्म भरा रहे। धान की खरीदी की बात की, धान की खरीदी की तारीख और बढ़ना था नहीं बढ़ी। जो खरीदा गया धान सिवनी में बालाघाट में सेंटर में पड़ा है। 1,500 से अधिक किसानों के ढुलाई हो चुकी थी अकेली पांड्या छपारा में। 700 लोगों को भुगतान हुआ। ये कहते माल ढूल के जब गोदाम में जमा होगा तब पैसे देंगे, तो जिनका जमा होगा उनका तो दो। अब कहते हैं ठेकेदार जब परिवहनकर्ता को पैसे देंगे, तो फिर नहीं था पैसा तो काहे को घोषणा करते हो कर्जा माफ करेंगे।
उन्होंने कहा कि हम दिसंबर तक का सारा कर्जा माफ करेंगे, होता है 50,000 करोड़। तो पिछले 3 में उन्होंने पिछले बार जो विधानसभा स्वीकृति ली 5,000 करोड़, 5,000 करोड़ की, कैसे हो गई? वो तो वही बताएंगे ना। आप क्या लगते हैं क्या दृष्टि नहीं है कांग्रेस की, क्या इसको डिले करना चाहती हो? वो आचार संहिता का इंतजार कर रही है, आचार संहिता लग जाए और हमारे आश्वासन पे हम दोबारा पुनः लोकसभा में निर्वाचित हो। भुगतान नहीं होने के लिए पूर्ण जवाबदार है कांग्रेस की सरकार, उनका प्रशासन तंत्र। कांग्रेस राज्य के किसानों के साथ में धोखा दिया है, छल किया है, वोट प्राप्त करने के लिए झूठे उन्होंने संकल्प और वचन की बात की। रोड पे आने की बात की, करेंगे ना, इंतजार करो 15 तारीख। विधायक श्री बिसेन ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए 29 प्रत्याशियों का चुनाव किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अमित शाह ने सर्वे रिपोर्ट तैयार कर ली है। विधायक श्री बिसेन ने कहा कि कॉलोनाइजर ने कॉलोनी एक्ट का पालन नहीं किया है। शहर में काफी अवैध कॉलोनियां हैं, लेकिन अब कॉलोनाइजर की कॉलोनी एक्ट का पालन करना पड़ेगा। वहीं विधायक श्री बिसेन ने बरघाट सिवनी में 10 फरवरी को आयोजित होने वाले कार्यक्रम सहित भाजपा के अन्य कार्यक्रमों की जानकारी दी। 13, 2, 11, 3, 4 ये सारा उत्तर दिशा का एरिया हमने देखा। वहाँ पर जब तक रेलवे के किनारे, रेलवे की जमीन में हम बड़ा नाला पक्का नहीं बनाएंगे तो पानी इधर कैसे जाएगा। अभी रेलवे वाले सफाई को भी रोकते हैं, ऐसा मुझे बताया गया। तो उसका डीपीआर बन रहा है, अब रेलवे को उसका भागीदार बनाएंगे और उनसे अनुमति लेके उसको करना पड़ेगा। अपने को इस समय में सिर्फ पानी निकासी की व्यवस्था को ठीक करने की आवश्यकता है। नए घर बनते हैं, बिजली का खंभा चाहिए, नए घर बनते हैं, रोड चाहिए, नए घर बनते हैं, पक्की नाली चाहिए। और इसलिए पुराने घर जो हैं लोग प्लाट काट देते हैं, कॉलोनाइजर एक्ट का पालन नहीं करते। मैंने सख्ती के साथ में कहा है कि कॉलोनाइजर एक्ट का पालन करना होगा, वरना जन सुविधा के लिए फिर हमको उनको अंततोगत्वा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारे को सबका समर्थन चाहिए, हम लोग उसको रेगुलाइज करते हैं। नगर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास ब्रेकर बनाए गए हैं, लेकिन संकेतक नहीं लगाए जाने के कारण दुर्घटनाएं होने की जानकारी सामने आती रहती है। स्थानीय जनों ने संकेतक लगाए जाने की मांग की। ये भी प्रॉब्लम होती है। ये बताएं सर, मेरा नाम नारायण नेपाली है। सर, ये वाराणसी और बालाघाट मार्ग पे जो रेलवे क्रॉसिंग है, यहाँ पे क्या दुर्घटनाएं होती रहती हैं? यहाँ पे क्या दुर्घटना होती है, क्या कारण लग रहा है आपको? सर, इसका कारण दोनों साइड से ये है कि जैसा लोग आते जाते हैं तो स्पीड से आते हैं और उनको ब्रेक समझ में नहीं आता और ब्रेक का कोई संकेत सूची समझ में नहीं आती, उस हड़बड़ी में लोग बैठ जाते हैं। क्या ऐसी कोई गंभीर घटनाएं भी हुई है कि यहाँ पे? हाँ, बहुत सी इन्हें देखने को मिला है यहाँ पे। तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? यहाँ पे ये होना चाहिए कि ब्रेक के संकेत दिखाया जाए दोनों साइड से कि यहाँ ब्रेकर है, कुछ समझ में आए। आने जाने वाले को समझ में नहीं आता, खास करके ये रात्रिकालीन शाम 6 बजे से ज़्यादा होता है, अंधेरा होने के बाद। बैहर थाना अंतर्गत परसा टोला मोहगांव रोड जत्ता के जंगल में एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतक की पहचान किसान लाल उइके नेवर गांव बैहर निवासी के नाम से की गई है। जानकारी के मुताबिक 8 फरवरी को किशन लाल स्कूटी से अपने जीजा के गांव लौरा मलाज खंड 13वीं कार्यक्रम में गया था, जो घर नहीं लौटा। 9 फरवरी सुबह जत्ता के जंगल में उसकी लाश रोड किनारे देखी गई, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिनके द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई। राज्य शासन द्वारा राज्य पुलिस सेवा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से नवीन पदस्थापना के लिए स्थानांतरित किया गया है। इस स्थानांतरण प्रक्रिया में जिले में 3 नए पुलिस अधिकारी आएंगे। वहीं जिले में पदस्थ 4 पुलिस अधिकारियों का अन्यत्र स्थानांतरण किया गया है। संदेश कुमार जैन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नक्सल ऑपरेशन बालाघाट का स्थानांतरण पुलिस
मुख्यालय भोपाल में सहायक पुलिस महानिरीक्षक के पद पर हुआ है। वहीं इनके स्थान पर आरडी प्रजापति अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमरिया पदस्थ होंगे। श्री प्रजापति 1998 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका तिवारी का स्थानांतरण 36वीं भारत रक्षित वाहिनी बिस्बल बालाघाट में सहायक सेनानी के पद पर किया गया है। लांजी एसडीओपी राम नरेश पचौरी का स्थानांतरण नगर पुलिस अधीक्षक महाराजपुर ग्वालियर के लिए हुआ है। इनके स्थान पर महाराजपुर ग्वालियर में पदस्थ नगर पुलिस अधीक्षक डीएस कुशवाहा पदभार संभालेंगे। वहीं एसडीओपी कटंगी श्रीमती नीतू सिंह ठाकुर का स्थानांतरण उप पुलिस अधीक्षक सतना के लिए हुआ है। इनके स्थान पर जबलपुर के गोहालपुर में पदस्थ नगर पुलिस अधीक्षक सीताराम यादव पदभार संभालेंगे। भरवेली थाना क्षेत्र अंतर्गत बैहर रोड हीरापुर के पास 2 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई, जिसमें दोनों मोटरसाइकिल में सवार 3 लोग घायल हो गए। तीनों युवक दीपक सुदेश 19 वर्षीय ग्राम टेकाड़ी, आशीष खैरवार 21 वर्षीय बैहर चौकी बालाघाट, राहुल पंचेश्वर 20 वर्ष ग्राम सरेखा बालाघाट निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक युवक दीपक पड़पाचे को कॉलेज का छात्र है। 9 फरवरी की शाम 6:30 बजे दीपक बड़पात्रे बालाघाट से सामान खरीदकर अपने घर ग्राम टेकाड़ी जा रहा था। तभी आशीष और राहुल दोनों मोटरसाइकिल में टेकाड़ी तरफ से बालाघाट आ रहे थे। तभी हीरापुर के पास दोनों मोटरसाइकिल आपस में टकराने से तीनों युवकों को जिला अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती किया गया है, जहां राहुल की हालत गंभीर बताई गई है। लालबरा रोड डोकरबंदी में मोटरसाइकिल एक वृद्ध को टक्कर मारकर अनियंत्रित हो गई। इस सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जिनमें अत्यधिक चोट लगने से घायल भागवत भोयर डोकरबंदी निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक 8 फरवरी को भागवत सामान खरीदने मेन रोड तरफ दुकान आए थे, तभी रोड पार करते समय मोटरसाइकिल ने उन्हें टक्कर मार दी। वहीं मोटरसाइकिल में सवार 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां भागवत भोयर को भर्ती किया गया। वहीं अन्य 2 घायल अशोक तिवारी एवं राकेश यादव को उनके साथियों ने प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के निर्देशों के तहत शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में बोर्ड कक्षाएं कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं की 12 फरवरी से आयोजित होने वाली परीक्षा की प्रायोगिक सामग्री वितरण का कार्य आरंभ किया गया है। इस संदर्भ में उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य आर.के. लटारे ने बताया कि बोर्ड के निर्देशों के तहत बोर्ड कक्षाओं की प्रायोगिक परीक्षा की सामग्री का वितरण किया जा रहा है। जिले की 363 शासकीय शैक्षणिक संस्थानों की यह सामग्री वितरित की जा रही है। वहीं स्वाध्यायी छात्रों से संबंधित प्रायोगिक सामग्री बांटी जा रही है। नियमित छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा उनके स्कूलों में आयोजित की जाएगी। वहीं स्वाध्यायी छात्र अपने निर्धारित परीक्षा केंद्र में प्रायोगिक परीक्षा देंगे। ये हमारे बालाघाट जिले में कुल शासकीय एवं अशासकीय जो विद्यालय है वो 363 है, जिनको हमको प्रायोगिक परीक्षा की सामग्री वितरित करना है। आज हमारे विद्यालय से प्रायोगिक परीक्षा की सामग्री के अंतर्गत जो लिफाफे होते हैं ईपी, डीपी और सीपी उनको दिए जा रहे हैं। साथ ही जो कोरी उत्तर पुस्तिकाएं हैं इस 2019 के सत्र के लिए जो उपयोग में लाई जाएगी उनका भी वितरण किया जा रहा है। और साथ ही उन समस्त विद्यालयों को कि उनको कितना अमाउंट या कितनी राशि प्रायोगिक परीक्षा के लिए आई है इसकी जानकारी दी जा रही है, ताकि वे अपने विद्यालय के खाता क्रमांक को यहाँ और IFSC कोड को जब जमा करेंगे तो उनके खाते में तुरंत राशि स्थानांतरित कर दी जाएगी। राशि और सूची हमारे पास आ चुकी है। और ये जो प्रायोगिक परीक्षाएं हैं नियमित विद्यार्थियों के लिए उनके विद्यालय में 12 फरवरी से लेकर 26 फरवरी के मध्य आयोजित की जाएगी। और जो स्वाध्यायी परीक्षार्थी हैं उनकी प्रायोगिक परीक्षा उनके लिए निर्धारित परीक्षा केंद्र में ही 7 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच आयोजित की जाएगी। वारासिवनी के टहलीबाई स्कूल में 9 फरवरी को कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का विदाई समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम प्राचार्य DC डहरवाल सहित अन्य अतिथियों की उपस्थिति में किया गया, जहां विद्यार्थियों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूँगा।
कक्षा 12वीं के सर बच्चों की परीक्षाएं भी होना सर 12 फरवरी से स्थानीय परीक्षा बच्चों को क्या आदेश देना चाहेंगे? बच्चे है कि जो है समय का सदुपयोग करें और अच्छी से अच्छी पढ़ाई करके अच्छे अंक लेकर पास हों। वारासिवनी थाने में शनिवार को सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत बाइक रैली का आयोजन थाना प्रभारी समीर खान के नेतृत्व में किया गया। इस रैली ने नगर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए यातायात जागरूकता का संदेश दिया। सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है 4 तारीख से 11 तारीख तक, और उस उपलक्ष्य में लोगों को जागरूक करने के लिए हेलमेट लगाने, सीट बेल्ट बांधने और यातायात के नियमों का पालन के लिए जागृति हेतु रैली निकाली गई थी और लोगों को समझाइश भी दी गई है कि यातायात नियमों का पालन करें। इस उद्देश्य से वहाँ रैली निकाली गई थी। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला सहकारी बैंक शाखा लालबर्रा के सामने किसानों ने बैलगाड़ी से किया चक्का जाम। लिखित आश्वासन मिलने पर बंद किया धरना प्रदर्शन। कलेक्टर के निर्देश पर लालबर्रा में हटाए गए अतिक्रमण। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की हुई मौत। मलाजखंड के जत्ता का मामला। व्यापम द्वारा आयोजित वर्ग 1 जीव विज्ञान के पेपर में 85% परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण। परीक्षार्थियों में आक्रोश। जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। नाबालिग लड़की के अपहरण और दुराचार के मामले में एक आरोपी को सजा। एक बड़ी ठाकुरटोला गढ़ी का मामला। और पुलिस अधिकारियों के हुए तबादले। जिले के 4 पुलिस अधिकारी हुए स्थानांतरित। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।